आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 49वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आनंदमयी के घर से रोज सवेरे विनय एक बार अपने घर आता था। आज सवेरे आने पर उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में किसी का नाम नहीं था। चिट्ठी में इस बारे में लंबा चौड़ा उपदेश था कि ललिता के साथ ब्याह करने से वो विनय के लिए किसी तरह सुखदायक नहीं हो सकता, और ललिता के लिए भी वो अमंगल ही का कारण होगा। सबके अंत में ये लिखा था कि इतने पर भी अगर विनय ललिता को ब्याहने से निवृत्त न हो तो ये बात वो सोच कर देखे कि ललिता का फेफड़ा कमजोर है। डॉक्टर लोग उसके क्षय रोग की आशंका रखते हैं। विनय इस तरह की गुमनाम चिट्ठी पाकर हतबुद्धि सा हो गया। विनय ने कभी ख्याल भी नहीं किया कि झूठ मूठ भी ऐसी बात की सृष्टि हो सकती है। कारण ये तो किसी से छिपा नहीं है। समाज की बाधा के कारण ललिता के साथ विनय का विवाह किसी तरह नहीं हो सकता। किंतु ऐसी चिट्ठी जब उसके हाथ में आकर पहुंची है, तब समाज के बीच इस संबंध में निस्संदेह बहुत अधिक आलोचना हो गई है। इससे समाज के आदमियों के निकट ललिता कितनी और कैसी अपमानित हो रही है, ये सोचकर विनय का मन चंचल और दुखी हो उठा। उसके नाम के साथ ललिता का नाम खुल्लम खुल्ला समाज के लोगों के मुंह पर रहता रहा है। इससे वो बहुत ही लज्जित और संकुचित होने लगा। उसे बार बार यही लगने लगा कि उसके साथ परिचय को ललिता अभिशाप मानकर धिक्कार रही होगी। उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि ललिता अब कभी उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करेगी। हाय रे मानव हृदय! इस तीव्र ग्लानि के बीच भी विनय के चित्त के भीतर एक निविड़ गंभीर सूक्ष्म और तीव्र आनंद लहरा रहा था, जिसे वो संभाल नहीं पाता था, जो सारी लज्जा और अपमान को अस्वीकार कर देता था। इसी आनंद को किसी तरह दबा देने के लिए वो अपने घर के बरामदे में तेजी से टहलने लगा। लेकिन सवेरे के प्रकाश से झरता हुआ एक मदिर भाव मानो उसके मन पर छा गया। राह पर जो फेरी वाले हाँक लगाते हुए चले जा रहे थे, उनकी हाँक के सुर भी मानो उसके हृदय में एक गहरी चंचलता जगाने लगे। बाहर के लोगों की निंदा ही मानो एक बाढ़ की तरह ललिता को बहाकर उसके हृदय के किनारे पर छोड़ गई। समाज से बहकर आई हुई ललिता की इस मूर्ति को वो और दूर न हटा सका। उसका मन केवल यही पुकारने लगा कि ललिता मेरी है, एकमात्र मेरी है। और कभी उसके मन ने दुर्दम होकर इतने जोर से ये बात कहने का साहस नहीं किया था। आज जब बाहर ही ऐसी ध्वनि इस प्रकार अचानक उठी, तब विनय किसी तरह अपने मन को और चुप चुप कहकर दबाए न रख सका। विनय इस तरह चंचल होकर जिस समय बरामदे में टहल रहा था, उसी समय देखा हारान बाबू रास्ते में चले आ रहे हैं। उसी समय उसकी समझ में आ गया कि वो उसी के पास आ रहे हैं, और उस गुमनाम पत्र के पीछे एक बहुत बड़ी हलचल मौजूद है, ये भी उसने निश्चय जाना। और दिन की तरह विनय ने अपनी स्वभाव सिद्ध प्रगल्भता नहीं प्रकट की। वो हारान को कुर्सी पर बिठाकर चुपचाप उनकी बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। हारान ने कहा, विनय बाबू, आप तो हिंदू है ना? विनय, हाँ, हिंदू तो हूं ही। हारान, मेरे इस प्रश्न से नाराज न होइएगा। अनेक समय ऐसा होता है कि हम लोग चारों ओर की अवस्था पर विचार किए बिना अंधे होकर चलते हैं। इससे संसार में दुख की सृष्टि होती है। ऐसी जगह पर यदि कोई ये सब प्रश्न उठावे कि हम क्या हैं, हमारी सीमा कहाँ है, हमारे आचरण का फल कहाँ तक पहुंचता है, तो वह अप्रिय सत्य होने पर भी प्रश्नकर्ता को अपना मित्र ही समझेगा। विनय ने हंसने की चेष्टा करके कहा, वृथा आप इतनी भूमिका बांध रहे हैं। अप्रिय प्रश्न से पागल हो उठकर
किसी प्रकार अत्याचार करने का स्वभाव ही मेरा नहीं है। आप बेखटके अपने को निरापद समझकर मुझसे सब तरह के प्रश्न कर सकते हैं। हारान बाबू, मैं आपके ऊपर किसी इच्छाकृत अपराध का दोषारोपण नहीं करना चाहता, किंतु विवेचना की त्रुटि का फल भी विषमय हो उठता है। ये बात आपसे अगर ना भी कही जाए तो उसे आप खुद समझ सकते हैं। विनय ने मन ही मन विरक्त होकर कहा, जिसके कहने की आवश्यकता नहीं उसे भले ही आप ना कहें, अब असल बात जो हो वही कहिए। हारान बाबू, जब आप हिंदू समाज में हैं और उस समाज को छोड़ना भी आपके लिए असंभव है, तब परेश बाबू के परिवार के भीतर क्या आपका इस तरह आना जाना उचित है, जिससे समाज में उनकी लड़कियों के संबंध में कोई अप्रिय बात उठ सके? विनय ने कुछ देर गंभीर होकर और चुप रहकर कहा, देखिए हारान बाबू, समाज से आदमी किस घटना से कौन बात पैदा कर लेंगे, ये बहुत कुछ इनके अपने स्वभाव पर ही निर्भर है। उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर मैं नहीं ले सकता। परेश बाबू की लड़कियों के संबंध में यदि आप लोगों के समाज में किसी प्रकार की आलोचना का उठना संभव हो, तो उसमें उन लड़कियों के लिए लज्जा का विषय उतना नहीं है जितना कि आप लोगों के समाज के लिए। हारान बाबू, किसी कुमारी को उसकी मां का साथ छोड़कर अगर बाहरी मर्द के साथ अकेले एक जहाज पर भ्रमण करने के लिए प्रयत्न किया जाए, तो उस संबंध में किस समाज को आलोचना करने का अधिकार नहीं है, ये मैं आपसे पूछता हूं। विनय, बाहर की घटना को भीतर के अपराध के साथ आप लोग भी अगर एक ही आसन दें, तो फिर हिंदू समाज को छोड़कर आप लोगों के ब्राह्म समाज में आने की क्या जरूरत थी? सो वो चाहे जो हो, इन सब बातों को उठाकर बहस करने की कोई जरूरत मैं नहीं देखता। मेरा क्या कर्तव्य है, सो मैं खुद सोचकर ठीक करूंगा। आप इस संबंध में मेरी कुछ सहायता न कर सकेंगे? हारान बाबू, मैं आपसे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा अंतिम वक्तव्य यही है कि आपको इस समय परेश बाबू के परिवार से दूर रहना होगा, नहीं तो अत्यंत अन्याय होगा। आप लोगों ने परेश बाबू के घर के भीतर प्रवेश करके केवल एक अशांति पैदा कर दी है। आप लोगों को ये खबर नहीं है कि आपने उन लोगों का कैसा अनिष्ट किया है। हारान बाबू के चले जाने पर विनय के मन के भीतर एक वेदना शूल की तरह चुभने लगी। सरल हृदय उदार चित्त परेश बाबू कितने समादर के साथ उन दोनों को अपने घर और परिवार के बीच बुला ले गए थे। विनय ने चाहे बिना जाने बूझे ही इस ब्राह्म परिवार में अपने अधिकार की मर्यादा का पद पद पर उल्लंघन किया था, फिर भी उनके स्नेह से वो कभी वंचित नहीं हुआ। इस परिवार के बीच विनय की प्रकृति ने एक ऐसा गहरा सहारा पाया था जैसा उसे और कहीं नहीं मिला। इन सब से परिचय होने के बाद से विनय मानो अपनी एक अलग और विशेष सत्ता को पहचान सका है। जिस परिवार में उसे इतना आदर, इतना आनंद, ऐसा आश्रय मिला, उसी परिवार के लिए विनय की स्मृति ऐसी हो जाएगी कि हमेशा कांटे सी चुभती रहे। परेश बाबू की लड़कियों पर उसने अपमान की कालिख पोत दी। ललिता के समूचे भविष्य जीवन पर उसने कलंक का इतना बड़ा टीका आंक दिया। इसका क्या प्रतिकार हो सकता है? हाय रे हाय, समाज नाम की चीज ने सच्चाई के मार्ग में कितनी बड़ी बाधा खड़ी कर दी है। ललिता के साथ विनय के मिलन में सच्ची बाधा कोई नहीं है। जो देवता दोनों के हृदय में बसे हैं वही जानते हैं कि विनय ललिता के सुख और मंगल के लिए अपना सारा जीवन उत्सर्ग कर देने को तैयार है। वही देवता तो प्रेम के आकर्षण में विनय को ललिता के इतना निकट ले आए हैं। उनकी शाश्वत धर्म विधि में तो कहीं कोई बाधा नहीं है। तब ब्राह्म समाज के जिस देवता की पूजा हारान बाबू जैसे लोग करते हैं, वो क्या कोई दूसरे हैं? वो क्या मनुष्य के चित्त के अंतरतम के विधाता नहीं है? ललिता के साथ उनके मिलन की राह में कोई निषेध अपना कराल मुंह बाए खड़ा हो और वो केवल समाज को ही मानकर मानव मात्र को प्रभु का आदेश न माने, तो वही निषेध क्या पाप न होगा? लेकिन क्या जाने ललिता के लिए भी ये निषेध ही बलवान हो। फिर शायद ललिता विनय को। कितने संशय हैं, कहाँ इनका हल मिलेगा? अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 49वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।